सिविक सोसाइटी। आज की मेरी इस वीडियो का अटेम्प्ट होगा आपके स्क्रूपल कॉन्शियंस में प्रिक करने। आज की इस वीडियो में हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर। आई एम श्योर अब तक आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा इस बारे में, फिर भी हम ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस और इंडियन लीगल फ्रेमवर्क में क्या कोई चेक्स एंड बैलेंसेस के मैकेनिज्म्स है, करंट जुडिशियल स्क्रूटिनी के अलावा क्या कोई एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल डिसीजन है जो इसको इम्पैक्ट करता है, इसको भी हम देखेंगे। वीडियो के एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि एज एजुकेटेड एंड वाइब्रेंट इंडियन सिटीजन हम एक पॉलिटिसाइज्ड एनवायरनमेंट में रहते हुए कैसे अपने आप को लोटस इन द मड की तरह रखें, उसके ऊपर भी हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। तो चलिए, पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिया गया था फ्रेंच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉरबिडन स्टोरीज और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा, जिन्होंने 17 मीडिया एजेंसीज, जिसमें से इंडिया से द वायर थी, के साथ लीक्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करी। अब ये लीक्ड इन्फॉर्मेशन थी 50,000 फ़ोन नंबर्स, जो कि एक यूनिक स्पाईवेयर के अटैक हुए पोटेंशियल टारगेट्स थे। ये स्पाईवेयर इजरायली कंपनी NSO ने डेवलप किया था। NSO एक साइबर सर्विलेंस कंपनी है जिसने ये स्पाईवेयर वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस इश्यूज को टैकल करने के लिए बनाया था, जिससे वो गवर्नमेंट इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट की हेल्प कर पाए। पास्ट में NSO ग्रुप मेक्सिको में सिस्टेमिक सर्विलेंस और 2018 में प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और सऊदी रॉयल क्रिटिक जमाल खशोगी के असैसिनेशन की कंट्रोवर्सीज का भी पार्ट बना था। क्या आपको पता है, इंडिया में भी NSO 2021 से पहले एक कंट्रोवर्सी का पार्ट था? जी हाँ, 2019 में व्हाट्सएप ने कई एकेडमिशियंस, लॉयर्स, दलित एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट्स को ये इन्फॉर्म किया था कि मई 2019 में 2 वीक्स के लिए वो पेगासस के टारगेट बने थे। इसमें से कुछ भीमा कोरेगांव केस से रिलेटेड भी हैं। अब इस पेगासस स्पाईवेयर को ग्लोबल अटेंशन मिलने के बाद ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करती हैं, तो ये ऑब्वियस था कि ये सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचेगी ही, बाय वे ऑफ रिट्स एंड PILs। तो जॉन ब्रिटास, जो कि केरला में CPIM पार्टी के एक मेंबर हैं और राज्यसभा MP हैं, ने कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी की तरफ से एक पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में फॉर एन SIT प्रोब इनटू पेगासस स्पाईवेयर। साथ ही एडवोकेट ML शर्मा एंड N राम शशि कुमार ने भी ये PIL फाइल करी। 2 अगस्त 2021 को 5 और जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ये क्लेम करते हुए कि उनके फ़ोन की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद में ये रिवील किया गया कि वो भी पेगासस स्पाईवेयर से अटैक किए गए थे। ये जर्नलिस्ट हैं परंजॉय गुहा ठाकुरता, SNM अब्दी, प्रेम शंकर झा, रुपेश कुमार सिंह एंड इप्सा शताक्सी। 3 अगस्त 2021 को भी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक रिट पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर के अगेंस्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ने इसके ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करते हुए और नोट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस तो इशू किए, बट साथ में ये भी ऑब्जर्व किया कि पार्टीज़ ने ना तो कोई FIR रजिस्टर करवाई है और 2019 में अटैक हुए इंडिविजुअल्स भी अब सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमें सेंटर का स्टैंड भी क्लियर हो जाएगा। दो राज्यसभा में इसके ऊपर क्वेश्चंस रेज होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिवील किया कि
वो कोई भी ऑथराइज्ड या अनऑथराइज्ड स्पाइंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में फर्दर जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। अब हम चलते हैं इंडियन लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर। तो पहला है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। इसका सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 ये ऑथराइज करता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो मैसेजेस इंटरसेप्ट कर पाएँ। अब ये कब किया जा सकता है? कोई पब्लिक इमरजेंसी में, पब्लिक सेफ्टी के लिए, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया मेंटेन करने के लिए, या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, या इंसाइटमेंट फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। सेफ गार्ड के रूप में राइटिंग में रिकॉर्ड करना इसका मैंडेटरी है, और ये भी स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन से मैसेजेस, कौन सा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है जिससे रिलेटेड मैसेजेस ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। इससे पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड से बाहर रखने का एक अटेम्प्ट किया गया था। सेक्शन 26 सब सेक्शन बी रेलेवेंट है, जो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है ऐसे ऑफिसर्स के लिए जो ड्यूटी या डायरेक्शन को डिसोबे करें या फिर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को डिस्क्लोजर करें इंफॉर्मेशन का। इसकी 3 इयर्स और फाइन और बोथ की पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। अब दूसरा है आईटी एक्ट 2000। सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है टू इंटरसेप्ट, monitor, decrypt information which is related, transmitted, received or stored in a computer device। और ये तभी होगा जब गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि ऐसा करना सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर या इनसे रिलेटेड कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंसाइटमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर लास्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये टेलीग्राफ एक्ट और आईटी एक्ट के कंपेयर करें तो डिफेंस ऑफ इंडिया और इन्वेस्टिगेशन का पर्पस एडिशनली प्रोवाइड किया गया है, जो कि आज के कंटेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है। अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस, एक्सेस एंड स्टीलिंग इंफॉर्मेशन इस एक्ट के सेक्शन 6 में पनिशेबल है। सेक्शन 66 आई एम सॉरी, डिसऑनेस्टली ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील करना सेक्शन 66 कैपिटल बी में पनिशेबल है। सेक्शन 66 कैपिटल ई में वायलेशन ऑफ प्राइवेसी की पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। अब हमने ये जो ऑथराइजेशन की बात करी है, ये ऑथराइजेशन दी जाती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जैसे सीबीआई, आईबी, ईडी, डीआरआई, एनआईए। इन एजेंसीज को ये ऑथराइजेशन भी रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है। रीसेंट पास्ट में हुए आधार कार्ड ब्रीच, आधार डेटा ब्रीच ने भी प्राइवेसी की डिबेट्स को एक फोकल पॉइंट बना दिया था इंडिया में, जिसके कॉन्सिक्वेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी फॉर्म करी थी। इस कमेटी का पर्पस था डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को ले डाउन करना। अब इस रिपोर्ट में कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए गए, जैसे राइट टू बी फॉरगॉटन, डेटा फिड्यूशरीज की लाइबिलिटी विच इंक्लूड्स बोथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज गवर्नमेंट, और साथ ही डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना भी रेकमेंड किया गया था। इसमें भी एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए गए थे सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, बट गवर्नमेंट सर्विलेंस से रिलेटेड इसमें कोई भी गाइडलाइन नहीं थी। बट क्या ये सिर्फ एक आई वॉश था? क्योंकि एक स्टैंडिंग कमेटी इस पूरे ड्राफ्ट को रीड्रॉ करने वाली है। अब इस ब्रीच का दूसरा कॉन्सिक्वेंस था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच का जजमेंट, जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राइट टू प्राइवेसी
को एक फंडामेंटल राइट की डेजिग्नेशन दी गई जो कि आर्टिकल 21 में इम्प्लिसिट है। नेचुरली ये फंडामेंटल राइट डिक्लेयर होने के बाद में इंडिविजुअल्स को राइट मिलता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने का अंडर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन रिटायर्ड जस्टिस को इतने वाइब्रेंट सोल हैं जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, इनको भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि इनके एक अटेम्प्ट से हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का पूरा फेस ही बदल जाएगा। जैसे अब हमने समझा कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है जिसका वायलेशन आर्बिट्रेरली नहीं किया जा सकता, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए जा सकते हैं। उसी तरह राइट टू प्राइवेसी भी एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा सकती हैं थ्रू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो आर्टिकल 14, 19 एंड 21 की ट्रिनिटी के प्रिंसिपल्स के कॉन्फर्मेशन में हो। साइबर सिक्योरिटी के इशू के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव जो कि साइबर क्राइम की अवेयरनेस के लिए डेवलप किया गया था। 2017 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर भी सेटअप किया गया था। इसके अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो कि एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है वो भी सेटअप की गई। इंटरेस्टिंगली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करी इस मैटर के ऊपर, which is headed by former Justice of Supreme Court Justice Madan B. Lokar and Chief Justice of Calcutta High Court former Justice Jyotirmay Bhattacharya। ये पेगासस के स्कैंडल के एलिगेशंस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंडर फॉर्म की गई ये कमिटी की भी वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, जिसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। अब आप बताइए कि आपके लीगल ओपिनियन में क्या होना चाहिए? क्या एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए? क्या ये आर्टिकल 32, 141, 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉल करनी चाहिए, या फिर विनीत नारायण केस के अंदर जैसे एक कंटिन्यूइंग मैंडेमस इशू किया गया था उस फॉर्म में ऑर्डर होना चाहिए? क्या टाइम आ गया है जुडिशल स्टाफ, जजेस और इलेक्शन कमीशन एटसेट्रा के मेंबर्स को वल्नरेबल क्लास डिक्लेयर कर दिया जाए जॉन ब्रिटास के अकॉर्डिंग? अब जैसे सेडिशन का मैटर भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपके ओपिनियन में क्या उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए कंसिडरिंग इट्स पर्पस ऑफ इनैक्टमेंट, या फिर इसको एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाकर ही इसका मिस्चिफ डू अवे हम कर सकते हैं? इन आने वाले 2 साल में आपको कई सारे रिट पिटिशंस दिखेंगे, चाहे वो आईटी रूल्स को चैलेंज करना हो, जो सेक्शन 79 है आईटी एक्ट का जो कि एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है ट्विटर जैसी कंपनीज को। अगले 2 साल में पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज और प्रोपोगेंडास के बाद आप बहुत मैनिपुलेट होने के वल्नरेबल हो जाते हो। आप कब राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट या सेंट्रलिस्ट हो जाएंगे आपको भी आइडिया नहीं लगेगा। ये सब कॉन्शियस तक जाने वाली जो ये मैनिपुलेशंस हैं, जब प्रशांत किशोर जैसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट यूज़ करने लगे, तब न्यूट्रल रहने की पावर तो डिप्लीट होती ही है, साथ में हमारी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट भी इम्पैक्ट होती है। जैसे 1984 में जॉर्ज ऑरवेल ने पिक्चराइज किया था एक ऐसा टाइम जहाँ पे प्राइवेसी ही ना रह जाए, उसी तरीके से आज की मेट्रो सिटीज़ के अंदर भी प्राइवेसी कुछ नहीं रह गई। आज हम सदगुरु को देखते हैं, सुनते हैं तो हमें वो भी ठीक लगते हैं, जाकिर नायक को सुनते हैं तो उनका भी पॉइंट वैलिड लगता है,
तो ऐसे टाइम पे जब तक हमारा स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर हमारे हाथ में ना हो, तब तक सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाएगी। अब ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम अपनी एथनिसिटी, हम अपने रिलीजन के इर्रिस्पेक्टिव हम सिन के अगेंस्ट यूनाइट हो, सिनर के अगेंस्ट नहीं। फॉल्स पॉलिटिकल एजेंडाज और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को डिसमिस करना आज की डेट में एक हर्क्यूलियन टास्क से कम नहीं रह गया। जब तक हम अपने अंदर एक साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट और टेम्परामेंट, जैसा आर्टिकल 51 में लिखा गया है, इम्बाइब नहीं कर लेते, तब तक हम कलेक्टिवली इस कंट्री को प्रोग्रेस और न्यूली स्केल्ड हाइट पर कैसे लेकर जाएंगे। तो यही हमारी आज की वीडियो का सार है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगे। अपने कमेंट्स के साथ हमारे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।